राधे राधे दोस्तों, आर्यन हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अनजान शहर अनजान लोगों के बीच माया नगरी मुंबई पहुंचकर सरला जी को आज ना जाने क्यों बेटी के साथ साथ अपने आत्मसम्मान को बचाने का सुकून था। रम्या सरला जी को अपने साथ अंधेरे स्थित अपने घर ले गई। व्यवहार कुशल रम्या को सरला जी का एहसान याद था कि कैसे उन्होंने राजेंद्र जी से छुपाकर उसकी बेटी के इलाज के लिए 20,000 रुपये दिए थे। एक कमरे का छोटा सा घर देखकर सरला जी ने रम्या से कहा, रम्या तेरा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन अगर तेरे पहचान में आसपास कोई रहने की दूसरी जगह हो तो बता, मैं किराया दे दूंगी। और हाँ, कोई काम हो तो उसे भी ढूंढने में मेरी मदद कर देती तो अच्छा होता, कोई भी काम चलेगा। तब रम्या ने कहा, मेम साहब मुझे मालूम है आपको ऐसी जगह रहने की आदत नहीं, लेकिन यहाँ फ्लैट बहुत महंगे हैं, मेरे बजट में तो यही आता है। मेरी नज़र में काम तो आपके लायक कोई नहीं है। सरला ने कहा, रम्या तू भूल जा कि अब ये सरला राजेंद्र प्रताप की पत्नी है। ये सरला एक सामान्य तेरी तरह आम औरत है। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद ब खुद मिल जाती है। रम्या ने कहा, ठीक है मेम साहब, कल चलिए मेरे साथ। एक मेम साहब को खाना बनाने वाली और बच्चा देखने के लिए कोई बुजुर्ग औरत ही चाहिए, शायद आपका काम हो जाए। रम्या के साथ सरला जी अगले दिन वहाँ गईं। घर की मालकिन रक्षा उनकी बेटी की ही उम्र की थी। उसने सरला जी से बहुत ही अदब और सम्मान से बात की। उनको बताया 2 लोगों का खाना बनाने के साथ साथ उनकी 2 साल की बेटी की भी देख रेख करनी होगी, क्योंकि रक्षा नौकरी करती थी, इसीलिए उसे उसकी बेटी के लिए एक सहायिका की ज़रूरत थी। सरला जी को काम मिल गया। उनकी बेटी भी आसपास के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। तभी उसे पता चला मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार ट्रेनिंग मास्टर की। उसने अब ट्यूशन के साथ साथ वो काम भी शुरू कर दिया। सरला जी और रक्षा अब एक दूसरे के लिए परिवार की तरह हो गए थे। रक्षा ऑफिस और घर दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती, जबकि उसके पति को घर के किसी भी काम से मतलब ना होता, ना ही नाते रिश्तेदारों से। एक दिन सरला जी अचानक रक्षा के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि रक्षा के पति ने रक्षा को गुस्से में एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अगर तुमसे घर, ऑफिस और बच्चा नहीं संभलता तो छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी? तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। तुमने मुझसे बिना पूछे अपने मायके पैसे क्यों दिए? रक्षा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या मुझे मेरी ही तनख्वाह पर इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से खर्च कर सकूं? मेरे भाई को ज़रूरत थी तो मैंने दे दिया, और कौन सा लेकर वो रख लेगा? बोला तो उसने कि अगले महीने दे देगा। तुम भी तो अपने घर वालों को बिना बताए पैसे भेजते हो, तो क्या मैंने तुम्हें कभी मना किया है? लेकिन रक्षा के पति का गुस्सा आज 7वें आसमान पर था। उसने रक्षा को जोर से धक्का दिया और घर से बाहर निकल गया। सरला जी को यह सब देखकर अपने पिछले दिनों की याद आ गई, जब उनकी बेटी उनसे रो रो कर सब कुछ कहे जा रही थी। सरला जी का मन रचना के लिए बेचैन हो गया। तभी वहाँ राजेंद्र जी भी आ गए। सरला जी की उम्मीद के मुताबिक उन्होंने रचना को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने की कोशिश की, तो सरला जी ने कहा, रुक जाइए, आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग खुद ही चले जाएंगे। सरला जी के अंदर पीड़ा का समंदर ठाठे मारने लगा। क्या कहा तुमने? हम दोनों? हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। तो अभी निकलो दोनों माँ बेटी मेरे घर से। राजेंद्र जी ने सरला जी को घूरते हुए उनको बाहर की तरफ धक्का मार दिया। हाँ, हम दोनों में माँ बेटी आपके घर से चले जाएंगे। शायद आपको मालूम नहीं कि संतान रूपी फसल की बीज एक पिता ही माँ के गर्भ में बोता है, जिसे माँ अपनी कोख में 9 महीने रखकर अपने खून और मांस देकर सींचती है, और फिर उसे 9 महीने बाद अपार दर्द सहकर जन्म देती है। आप ये बात भूल सकते हैं, पर मैं नहीं भूल सकती। किसी ने शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज की हो, उसकी सफलता की गारंटी नहीं ले सकता, जब तक कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास और सम्मान ही ना हो तो वो रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता। फिर वो विवाह चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज।
उसकी सदैव नींव कमज़ोर ही रहती है, जैसे मेरी और आपकी। क्योंकि हमारी शादी तो अरेंज मैरिज ही थी। फिर क्यों आप मुझे शादी के 30 सालों तक मारते पीटते और गाली देकर अपमानित करते रहे? क्या मैं जान सकती हूँ? मैं मजबूर थी, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मैंने अपने अपमान को भी आपका मजाक समझकर हवा में उड़ाती रही। लेकिन आज सच से सामना हो गया कि ये घर मेरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा और निकल गई। सरला जी घर के अंदर दाखिल हुई तो रक्षा रो रही थी। सरला जी ने रक्षा बिटिया कहकर कंधे पर हाथ रखा तो रक्षा सरला जी से लिपट कर रोने लगी। रोते रोते रक्षा ने कहा, मौसी क्यों हर दोष औरतों के सिर मढ़ दिया जाता है? क्यों सब कुछ करने के बावजूद औरतों के हिस्से तारीफ नहीं आती? शादी होते क्यों लड़की को हर बात हर काम के लिए इजाज़त लेनी होती है? जब मैं इनके घर वालों पर पैसे खर्च करती हूँ तब इनको और सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मायके या खुद पर खर्च करना हो तो इजाज़त लेनी पड़ती है। क्यों? सरला निरुत्तर खड़ी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े शहर में और पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ भी ऐसा व्यवहार होता है। उन्होंने कहा, बिटिया, अपने अनुभवों से कह रही हूँ, अपने पति को खुली और कड़ी चेतावनी दे दो कि तुम उसका ये व्यवहार आगे से बर्दाश्त नहीं करोगी। वरना जिस आदमी ने एक बार तुम पर हाथ उठाया और तुमने चुपचाप सह लिया, तो वो जिंदगी भर और हर बात में तुम पर हाथ उठाएगा, तुम्हें अपमानित करेगा। गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी और हिस्सेदारी पति पत्नी दोनों की ही होनी चाहिए, किसी एक की नहीं। बच्चों के कारण मैंने भी अपने पति के हर गलत व्यवहार पर मारपीट को पूरी उम्र बर्दाश्त किया। मुझे लगता था इससे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा असर ही बच्चों पर हुआ। क्योंकि बच्चा जितना सिखाने से नहीं सीखता, उतना आसपास के और परिवार के माहौल को देखकर सीखता है। कहते हुए उन्होंने अपनी पूरी कहानी रक्षा को बताई। सरला जी की बात को सुनकर रक्षा ने कहा, मौसी, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा हुआ जो आपने मुझे समझा दिया और मुझे हिम्मत देने के लिए आपका शुक्रिया। रक्षा ने अपनी आवाज़ बुलंद की और अपने पति को खुले एवं कठोर शब्दों में चेतावनी दी कि अगर आज के बाद उसने हरकत दोबारा की तो वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। सरला जी सोचने लगी कि काश कोई उन्हें भी समझाने और साथ देने वाला होता तो इतनी देर ना होती, या बात को बिगड़ने से पहले ही संभाला जा सकता था। देखते देखते 3 सालों में सरला जी ने चाल से हटकर एक फ्लैट किराए पर ले लिया और अब छोटे बच्चों के लिए डे केयर का काम घर से ही शुरू कर दिया। अचानक 7 सालों बाद उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आया, जो फ़ोन उनके बेटे का था। उसने कहा, माँ, मैं आ रहा हूँ आपको लेने। जिसे सुनकर सरला जी भावना शून्य हो गई। ये क्या माँ, पापा से आप इतना नाराज़ हो गई कि घर छोड़कर चली आई? पता है आपको ढूंढने में कितनी मेहनत लगी मुझे। रम्या और उस पेपर पर छपे लेख के बारे में पता चला। अरे थोड़ा तो सोचा होता आपने पापा के बारे में। पूरी ज़िंदगी उनके साथ बिताने के बाद आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? इससे अच्छा तो आप दोनों जवानी में ही एक दूसरे से अलग हो जाते। तब भी तो पापा आपको नशे में मारते और गालियाँ देते थे। तब आपने अगर ये फैसला नहीं लिया तो अब क्यों? रोशन ने अपनी माँ सरला जी से कहा। सोफे पर बैठे पति के ठीक सामने बैठी सरला जी, आंखों पर चश्मा, खादी की साड़ी में बिना सिंदूर बिंदी लगाए, आज पूरे आत्मविश्वास के साथ दोनों बाहों को मोड़े बैठी हुई थी। सामने रखे सेंटर टेबल पर न्यूज़पेपर में छपा उनके नाम के कॉलम का कोना, जिसमें लिखा था, लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, सरला जी के सफलता की कहानी। जिसे देखकर राजेंद्र जी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें मुंह चिढ़ाकर बोल रहा हो, देख लो राजेंद्र, जिसको तुमने कभी सम्मान नहीं दिया, उसको आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है। तभी उसके पति राजेंद्र जी ने कहा, बेटा तू किससे बात कर रहा है और किसको समझाने की कोशिश कर रहा है? जरा ध्यान से तो देख अपनी माँ को।
बिना सिंदूर बिंदी लगाए किस घमंड में बराबरी पर बैठी है, और इसे जरा भी शर्म लिहाज और समाज बिरादरी में हमारे इज्जत मान सम्मान की चिंता होती तो ये घर छोड़कर आती ही नहीं। इसके चाल चलन तो शुरू से ऐसे ही थे, तभी तो इसने अपनी बेटी को भी बिगाड़ दिया। वो तो बस मेरे बेटे, तुझ पर इसका कोई जोर नहीं चला, वरना ये तुझे भी बिगाड़ देती। सामने खड़ी रचना आज नजरें झुकाए किसी अपराधिन की भांति खड़ी थी। तभी रोशन ने कहा, नहीं, ये सब इस रचना की वजह से हुआ, वरना माँ कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। 70 साल की उम्र में छड़ी के सहारे चलते राजेंद्र जी की हड्डियों में जोर भले ही ना बचा हो, लेकिन पुरुष रूपी पति का अहंकार आज भी जवान ही था, जो इस उम्र में भी पत्नी को दबाकर पैरों के नीचे रखने के लिए बेकरार था। लेकिन सरला जी अब बहुत आगे निकल चुकी थी। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की चमक थी। अब वो डरी सहमी कमजोर महिला नहीं थी, जिसे जमाने, समाज और परिवार, बच्चों का डर दिखाकर कमजोर किया जा सकता था। वो बेटे और पति की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी बेटे ने कहा, माँ, अब आप मुस्कुराना छोड़कर हमारी बातों का जवाब भी देंगी? आप इतना स्वार्थी कैसे हो सकती हैं, जो अपने बीमार और कमजोर पति को बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ दे? आपको पता भी है, पापा को पैरालाइसिस अटैक आया था। वो तो अच्छा हुआ कि ज़्यादा गहरा अटैक नहीं था, बस चेहरे और बाएं पैर पर ज़्यादा असर हुआ, जिसे ठीक होने में 6 साल लग गए। अब बुढ़ापे में जब इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप उन्हें छोड़ रही हैं। ये कैसा घमंड है माँ, एक औरत का, खासकर पत्नी, इतना स्वार्थी होना ठीक नहीं। अब भी देर नहीं हुई, आप चलिए हमारे साथ अब घर, और यहाँ रचना को रहने दीजिए। आज एक पल में सरला जी की पुरानी सारी कड़वी यादें ताज़ा हो गईं। आंखों में आंसुओं को रोकते हुए उन्होंने आंखों से चश्मा उतार कर टेबल पर रख दिया और सफ़ेद रुमाल लेकर आंखों के गीले हुए कोरों को पोंछकर खुद को खुद ही संभाल लिया। और तब सरला जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी सौम्यता से कहा, हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं एक स्वार्थी पत्नी हूँ, तभी तो इनकी मार खाकर और भद्दी भद्दी गालियाँ सुनकर भी इनकी सेवा करती रही। इनके घर और रिश्तों को अपना समझकर घर के एक कोने को करीने से सजाती रही। प्यार और समर्पण से रिश्तों की बगिया को सींचती रही। अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करती रही। उनकी परवरिश करती रही ताकि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन एक झटके में मेरे ही वजूद और परवरिश पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। सारा दोष मेरे सिर मढ़ दिया गया। क्या बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ की जिम्मेदारी होती है? क्या एक औरत सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने के लिए होती है? बड़ी आसानी से कह दिया तुमने कि मैं लौट जाऊं, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं पूछा, माँ आप कैसी हैं? आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? मैं आपका साथ देता, या ऐसा कोई भी व्यवहार जो तुमने किया होता, जो एक बेटा होने के नाते तुम्हारी किसी भी संवेदना तो मेरे प्रति होती। तुमने तो ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि जिस वक्त तुम्हारे पापा ने हमें घर से निकाला था, उस वक्त हम कहाँ गए, कैसे रहे, किन मुश्किलों का सामना किया? कुछ भी नहीं। ये नाम, ये शोहरत मुझे खैरात में नहीं मिले, इसके लिए मैंने कई रातें जाग कर, भूखे रहकर, कभी रो कर तो कभी हंस कर बिताई है। तब जाकर मैंने अपना घर बनाया और नाम पैसा कमाया है। आज मुंबई जैसे जगह में लोग मुझे मेरे नाम और काम से जानते हैं। ये फेमस प्ले स्कूल और बुटीक एक रात में नहीं बने। मैं अपनी मेहनत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रही बात तुम्हारे पापा की, तो इनको हमेशा से इस बात का घमंड था कि पैसा हो तो कोई भी सेवा करने के लिए तैयार रहता है, तो ये पैसा देकर जिसे चाहे अपनी सेवा करा सकते हैं। लेकिन मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती। हाँ, इनको पैसे की ज़रूरत हो तो ज़रूर दे सकती हूँ। और हाँ रोशन, तुम्हें तो अपनी बहन का सुरक्षा कवच होना चाहिए था, क्योंकि एक भाई सदैव अपनी बहन की रक्षा करने की रक्षाबंधन पर कस्में खाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बेटी की वजह से कभी कुछ नहीं हुआ। ये सब तुम्हारे पापा के बुरे व्यवहार की वजह से हुआ।
लेकिन मैं तो कहती हूँ जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, वरना मैं खुद को कभी पहचान ही नहीं पाती। और एक आखिरी बात, आज जो दो समझदार पुरुष मिलकर एक औरत को उसके कर्तव्य बता रहे हैं, तो क्या मैं इन पुरुषों से जान सकती हूँ कि क्या आप दोनों को भी उतना ही अपने कर्तव्यों का बोध है जितना आप दोनों मुझे बता रहे हो। एक बेटा होने के नाते क्या तुम्हारे कोई कर्तव्य नहीं बनते पिता की तरफ? क्यों जिस बेटे को जन्म देने के लिए लोग मन्नतें, पूजा पाठ, व्रत रखते हैं, वो उनकी सेवा नहीं कर सकता? जब सारे कर्तव्य एक पत्नी, माँ, औरत के ही हैं, तो पुरुष उनको शिक्षा देने वाला या अपमानित करने वाला कौन होता है? आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, कहकर घर के बाहर का रास्ता दिखाते हुए सरला जी ने उन लोगों से हाथ जोड़ लिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।